हेलो नमस्ते भाई, आप सभी कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाए है। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग इसमें, और ऐसे टोटल मैं आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट दूंगा। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, उसमें जाओगे तो आप पहला प्रैक्टिस सेट देखो, उसके बाद आप ये दूसरा प्रैक्टिस सेट, और इस तरीके से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। हफ्ते में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आएंगे, और ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे ये आपके मार्क्स को बहुत बढ़ा देंगे। आपके पेपर में जो मार्क्स आएंगे उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के सवाल आज के प्रैक्टिस सेट में है। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है, और ये सारे वे सवाल है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा और सवालों के सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक रहेगी बात। चलो देखो, जो भी लोग नए हैं चैनल पर, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो सारी वीडियो कंप्लीट देखना। एक प्रैक्टिस सेट में मैं लगभग 15 से 20 सवाल कराता हूँ। तो जब 50 प्रैक्टिस सेट आएंगे, लगभग ये समझो कि आपके 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई, एग्जाम से पहले। ठीक है, और इतना ही आपको पेपर में मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इन सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको हर एक क्वेश्चंस की कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी, चलो सवाल की तरफ बढ़ते भाई। देखो, पहला सवाल क्या बोला गया कि एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। मतलब 15 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी है। यदि उनमें से एक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज बता दो, दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो एक बात बताओ भाई, एक तरफ होता है सीपी, एक तरफ होता है एसपी। सीपी हम किसको बोलते हैं? जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती है। और एसपी हम किसको बोलते हैं? जिस पर वस्तुएं बेची जाती है। अगर 15 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई है तो एक वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी? आप कहोगे एक वस्तु पड़ेगी 1.5 रुपए की, राइट। अगर 10 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी गई है तो एक वस्तु पड़ेगी 1.5 रुपए की। बेचा कितने में गया है जी? बेचा गया है 1.7 में। ठीक है, 1.7 रुपए का बेचा गया है। अगर मैं यहां से इनका रेशो निकाल लूं तो रेशो हो जाएगा कितना? 15 और 17 का रेशो, दशमलव से दशमलव कट जाएगी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट बैठ रहा है? ये बैठ रहा है, देखो 2 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का? 2 रुपए का प्रॉफिट बैठ गया। और हमें निकालना है परसेंटेज, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो नीचे हम लिखेंगे सीपी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तभी तो निकलेगा हमारा परसेंटेज। तो देखो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। 200 को आपको 15 से डिवाइड करना है, तो पहले तो 15 एकम 15 ही चलेगी, 5 बच जाएंगे। और फिर 15 45 चलेगा, 3 बार चलेगा। तो 13 आ रहा है मेरे भाई, 13 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 13.33 परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 15 रुपए में 10 एक समान वस्तु खरीदते हो और 1.7 रुपए में बेचते हो तो ये हमारा एक इजी सवाल था, बढ़िया सवाल था। और ये सवाल एसएससी 2024 के मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मेंस में आया था मेरे भाई ये सवाल, जो कि शिफ्ट थी 18 जनवरी वाली, उसका ये सवाल था। तो ये सवाल हम बिल्कुल भी भारी नहीं कह सकते, बहुत ही इजी सवाल है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, आपने मैथ्स की थोड़ी बहुत समझ रखते हो, तो ये सवाल वेरी वेरी इजी सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से सारे सवालों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे, राइट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए अगर सवाल में, कंसेप्ट क्लियरिटी में, या क्वेश्चंस में, या कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट छोड़ सकते हो वीडियो के नीचे, है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। देखो, बोला गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, हाइट दी है एक राइट सर्कुलर कोन। कितनी हाइट दी है? 63 सेंटीमीटर। आगे बोला गया कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो आपको निकालना है शंकु का आयतन, बताओ सेंटीमीटर के क्यूब में क्या होगा। तो रिवाइज करो, आप जो है कंसेप्ट को रिवाइज करो। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये शंकु होता क्या है। शंकु होते हैं ऐसे जन्मदिन की टोपी जैसा, ठीक है, जन्मदिन की टोपी जैसा। और इसकी हाइट की बात करूं तो वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है जी 63 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है।
आगे सवाल में कहा गया कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या बनेगा, आधार तो ये बनेगा ना, ये सर्किल, ध्यान से देखो, ये सर्किल बनेगा और सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बोला गया इसका 5 गुना है, यानी कि रेशो आ जाएगा हमारा 5/1 में। मैंने रेशो मेथड में लिख लिया इसको, पाई आर एल ऊपर वक्र पृष्ठ, नीचे आधार का क्षेत्रफल 5/1। अब देखो जी, पाई से तो पाई खत्म, आर से एक पावर खत्म, यानी मुझे लंबाई का, एल होती है तिर्यक ऊंचाई, लंबाई और त्रिज्या का एक रेशो मिल चुका जो कि है 5:1 में। ठीक बात है यहां तक। सवाल में यह बोला गया कि शंकु की ऊंचाई दी है 63 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मुझे ऊंचाई निकालनी हो, एक चीज समझो ध्यान से, ये जो हमारा शंकु है ना, शंकु, इस शंकु में ये वाली जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, और जो ये सीधी वाली ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं एच, और त्रिज्या होती है हमारी यहां। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल बनता है इस प्रकार से, एल एच और आर, राइट। और यहां जो इनके बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आई बात। अच्छा, मुझे तो जो ऊंचाई दी है एच वो कितनी हो जाएगी, फिर यहां से आप निकालोगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी ना, कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 25 आएगा, 25 में से 1 घटाऊं तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 का जो रूट अगर मैं लेता हूं, राइट, 24 का रूट, 1 माइनस कर रहे हैं ना हम, तो 24 का रूट तिर्यक ऊंचाई का है ना ये अनुपात, तो 5:1, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ सही बात तो है। तो रूट 24 की वैल्यू किसके इक्वल है, 63 के इक्वल। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 63/√24, यानी हमारी जो हाइट आई है, हमारी जो हाइट आई है वो आई है 63/√24। यहां तक बात क्लियर है सभी को। फिर सवाल में ये बोला गया कि शंकु का आयतन बता दो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगी वो 1 के स्क्वायर में होगी, राइट, 1 होगी 1 के स्क्वायर में। अच्छा जी, और साथ ही साथ एक चीज और होगी यहाँ पर, यहां जो ये 1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू रखोगे ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 63/√24, और स्क्वायर करोगे तो 63 × 63 आएगा। और फिर हाइट की बात कर रही है, हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आएगा 63। तो ये है पूरी वैल्यू। अब इसको सोल्व करोगे, देखो 7 या 21, 21 या 63, यहाँ तो 3 हो गया। और भाई आप इसे 2 से काट लो, 2 से ये 11 बार जाएगा, 2 से ये 12 बार जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, 12 पंजे 60, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, और लगभग जो है 12 दूनी 24, फिर 12 पंजे 60, तो लास्ट में आ रहा है 0.25, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, जो कि लगभग सभी ऑप्शन में है। देखो सभी ऑप्शन में 5-5 है, इसमें नहीं है, यानी कि ये तो ऑप्शन कट जाएगा हमारा। अब आप क्या करोगे, 3 से तो ये खत्म ही हो गया, 11 3 33, 11 3 33, 33 की 63 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 63 तिया कितना होगा, 3 तिया 9, और 3 छंग 18, 189, और 189 में फिर आप 18 जोड़ोगे, 189 10 99, 99 और 8 जो है हो जाएंगे लगभग ये आपके 189 में जोड़ रहे ना हम, 189 10 199, और फिर 8 आप उसमें जोड़ोगे तो 9 और 8 17, लगभग हो जाएंगे 207। चलो जी 207 हो गया ये। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको 5.25 की, तो 9 पंजे 45, पहले से ही देख लो आप, इसमें 525 के ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना जा सकता है, 9 पंजे 45, 4, 5 सत्ते 35, 35 4 39, 3 बचेंगे, ये 3 भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और 5 दूनी 10। तो फिर भाई आपकी 2 से और देख लो, उसी से पता चल जाएगा बस। तो यहाँ ऐसे लिखोगे 2 नम 18, और आप देखोगे 5 9 और 8 17, लास्ट में कितना आ रहा है, दशमलव के बाद 75 आएगा, दशमलव के बाद 75 इसमें नहीं है, 775 सिर्फ ए ऑप्शन में है, यानी कैलकुलेट होके आ जाएगा इसका 10,914.75।
समझ आई बात। तो ये कैलकुलेटिव चीज़ थी, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कैसे करना चाहोगे वो आप देख लेना, बाकी आगे बता देता हूँ मैं। ये वाला सवाल देखो, बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका बता दो क्या होगी। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन, मीन मीडियन मोड, कल के प्रैक्टिस सेट में भी कराया था मैंने तो भाई। मीन मीडियन मोड को आप करोगे तो मीन और मीडियन, मीडियन निकालने के लिए आप पहले देखो तरीका बता देता हूँ, CF निकालो। इसका क्या निकालेंगे, इसका CF निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। इनको जोड़ते हुए चले जाओ, 3 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 6 जोड़ोगे 27, 27 में 5 जोड़ोगे 32। ये जो लास्ट की वैल्यू आई है इसका जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 कहाँ पड़ रहा है, वो पड़ रहा है इस नंबर में, देखो यहाँ। तो 16 से बड़े वाला नंबर देखो आप, 16 से बड़े वाला नंबर ये वाला बैठ रहा है, इसको हम बोलेंगे F, यानी ये वाली होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी वाला अंतराल, जिसकी L1 L2 और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे H। ये बात समझ में आ गई। और इससे पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम बोलेंगे CF। तो अब आपको क्या करना, मध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। ये होता है मध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला। तो L कितनी आई है, L का मतलब होता है ये L1 छोटे वाले नंबर। तो देखो 20 प्लस, यानी 20 में कुछ जुड़ेगा, सारे 20 से बड़े बड़े नंबर है, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यहाँ से। N/2 कितना मतलब है 16, और 16 और CF कितना है 14, 16 में से 14 घटाएंगे 2 आएगा, अपॉन F का मतलब हो गया जी 7, और H का कितना मतलब है 5। तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10/7। अब देखो 7 एकम 7 जाएगा, यानी कि 21 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आंसर, 21.43 बी ऑप्शन में है 21.43। क्योंकि जब मैंने 7 से 10 को काटा तो 1 पॉइंट समथिंग आया, और 20 में आप 1 पॉइंट समथिंग जोड़ोगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन सारे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कर लोगे, ऐसे मध्यिका वाले सवाल निकालने हैं, और मीन मीडियन भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई। ये वाला सवाल है मिश्रण का, और मिश्रण में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको ये दिया कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है 4:5, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। आगे बोला गया कि यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर के साथ मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 8:5 का। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो समझो ध्यान से, इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, जैसे ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, और एक बर्तन आएगा जहां हमें मिलेगा मिश्रण। तो इसमें क्या है, इसमें अनुपात 4:5 में है, यानी कि 9 में से 4 हिस्सा दूध का होगा, 9 में से 4 हिस्सा दूध का है। यहां आप देखोगे यहां 3 में से 2 हिस्सा है दूध का, और जो मिश्रण बन के आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 8:5 का है, यानी कि 13 में से 8 हिस्सा है दूध का मिश्रण में। अभी आप क्या करोगे, या तो आप इसका एलसीएम लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और एलसीएम लोगे तो सबसे बेटर रहेगा और इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसमें से माइनस करो तब भी वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो अगर मैं भाई इसका लेता हूं एलसीएम तो 13 होता है 117। कितना होता है 13 117, यानी मुझे जो है 117 से मल्टीप्लाई करनी है इन सभी नंबर में। देखो अगर मैं यहाँ भी 117 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 117 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 117 से, तो ये 13 बार जाएगा, और 13 चौके होगा 52, 13 चौके 52। अब इसकी जगह पे मैं 52 लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 52। यहाँ आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 9 में 27, 39 बार, 39 दूनी होता है 78। तो अब मैं इसकी जगह पे 78 लिख रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया जी 78, और 13 9 में 170, 9 8 72, इसकी जगह पे लिख दूँ मैं पूरे 72। ये देखो ये मैंने लिख दिया 72। अब बस एलिगेशन लगा दो, यहाँ कितना बचेगा 20, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा जी 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो 3 और 10, तो कितना रेशो आ गया हमारा 3 10 का, ए ऑप्शन।
तो हमने जो एलिगेशन लगाया उसमें पहले हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने ये रेशो ले लिया। क्लियर होगी की बात? मिक्सचर एलिगेशन वाले सारे सवाल अच्छे से करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री है ये, देखो ध्यान से। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर समकोण है। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये मान लिया। देखो ए बी सी बी पर समकोण है ना। आगे सवाल में बोला गया कि tan a √3 है। देखो √3 का मतलब ये हो गया कि tan a अगर √3 है यानी कि एंगल ए हमारा 60 डिग्री होगा। एंगल ए हमारा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये है हमारा 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये कितना बच जाएगा? आप कहोगे सर ये बच जाएगा 30 डिग्री। एंगल सी हमारा कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। अब बस सारी वैल्यू को यहाँ रखना है। देखो साइन 60 का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। कोस 30 को आप देखोगे, कोस 30 का मान होता है 1/2। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा जी, प्लस अब कोस 60 का मान होता है 1/2। और साइन सी हो गया साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक बात है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? √3/4। ये भी कितना हो जाएगा? √3/4। दो √3/4 हो गए, तो कुल मिला के ये वाली वैल्यू बन गई हमारी √3/2 की। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई है √3/2। साइन 60 यही रखी ना हमने, tan a इक्वल टू, हाँ साइन 60 और कोस सी और कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ये मैंने उल्टा लिख दिया। साइन 60 भी √3/2 होता है और कोस 30 भी हमारा √3/2 ही होता है। √3/2 ही होता है। कोस 60 हमारा 1/2 होता है और साइन 30 भी हमारा 1/2 होता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर ये। तो आप देखोगे ये कितना बनेगा? ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/4। और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1। आंसर 1 आएगा, पहले वाला 1 होगा, ए ऑप्शन। खत्म हुई बात। बस वैल्यूज को याद रखना, इसमें जो टेबल है हमारी उसको याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये वाला सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। भाई 25 का 1/5 करोगे 5 ही आएगा सिर्फ, ये तो 5 आ गया। और 75 का 60% कितना होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। 25 थी 75, सॉरी 15 5 75, 15 थी 45। ये 45 है, ये 5 है। कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है? 40 ज़्यादा है। ये डी ऑप्शन है, देख लो, इजी सवाल है। कितना ज़्यादा है? 40। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वीडियो को आखिरी तक देख लेना, सारे कंसेप्ट इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो जाएंगे। सारे के सारे सवाल पेपर में आए हुए सवाल है ये। देखो यहां आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन है x - 2y + 2z = 16, x - yz प्लस x - y + z = 9, और अगली दी है 2x - 3y - z = 9। इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सीधा सिंपल तरीका है, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। इन इक्वेशन को पहले आप जो है ऐसे लिखो, और इनमें से एक काम करो, किन्हीं 2 इक्वेशन को सोल्व कर लो पहले। चलो मान लो मैं इसी को सोल्व करता हूँ, तो देखोगे इसको माइनस कर देता हूँ मैं, इसको प्लस इसको माइनस, तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? सिर्फ ये बचेगा -y, और ये कितना बचेगा? ये बचेगा +z। और इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि -y + z की वैल्यू है 7। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? -y + z की वैल्यू है हमारे पास 7। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो कितना बनेगा? ये -2y + 2z = 14 हो जाएगा। और पहले वाली इक्वेशन को देखना, -2y + 2z, अगर मैं इसकी जगह पे 14 रख दूं, प्लस का 14, और इस 14 को इधर लेकर के आऊं, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी 2। x की कितनी वैल्यू निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी जी 2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए y की वैल्यू। तो अब देखो यहां पर रख देता हूं मैं पहले इस इक्वेशन में। x की वैल्यू को मैंने 2 रखा 4, -3y - z = 9।
इस 9 इस 4 को इस साइड में ले जाओ, कितना बचेगा ये -3y माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5। और हमारी ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली -y प्लस जेड इक्वल टू 7। ऐड कर दो दोनों को, देखो मैंने इसको ऐड किया तो ये कितना बना यहाँ पर बना ये -4y और ये कितना हो गया 7 और 5 12। 4 से भाग करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। पूरा कैलकुलेशन पूरा कंसेप्ट समझा दिया, सी ऑप्शन, y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यही बढ़िया तरीका है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत हो ना, वैल्यू पुटिंग में जाओगे दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज आप जेड को भी 0 कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर दिक्कत बनती क्योंकि 3 वेरिएबल है और 3 ही इक्वेशन है। अगर 3 वेरिएबल होते और 2 इक्वेशन होती तो हम वैल्यू पुट कर लेते। अब ये वाला सवाल पढ़ो। बोला गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है। क्या स्कीम देता है कि ग्राहक अपनी कुल खरीद का 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो स्कीम छूट के द्वारा उसे कितनी राशि बचा पाएगा। यानी मुझे इसका 26% निकालना है। 2050 का 26% निकालो। 1 0 से तो ये 1 0 खत्म हो गई। 5 से देख लो, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 2 से आप इसको देखोगे 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 चौका 52 और 1 53। आंसर आ गया 533। ये देखो बी ऑप्शन। समझ आई बात। तो जो भी छूट दे रखी थी आपको उस वैल्यू के 26% निकाल लेना है। 20-50 का 26% कितना होगा 533। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर आएंगे हम। ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको देखो। 4 की क्यूब, 4 की क्यूब क्या होती है 64। 0 का स्क्वायर खत्म करो इसको। तो ये देखो 2 से इसे काटेंगे 11, 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 121, 121 इसमें जुड़ेगा ये। उसके बाद माइनस में 8 भी होना है भाई। तो देखो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 1 185। 185 में से आप 8 घटाओगे 177 आएगा। 177 में आप जोड़ोगे 7 6 42, 42 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 2 9, 9 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। यूनिट डिजिट खत्म करो बात। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो। 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 और 28 अप्रैल 2023 के बीच की अवधि जो है उसका आपको साधारण ब्याज निकालना है। अभी तक आपने हमेशा सवाल निकाले होंगे कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन ये वाला सवाल है कि अगर आपको दिन दे दिए जाए बीच में और उसकी भी काउंटिंग ना हो, काउंटिंग करनी पड़े, तो हमेशा ही याद रखोगे या तो ये 73 बनेगा या बनेगा 73 का मल्टीपल। और आप देखो ध्यान से, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च के मान लो 30 दिन बनेंगे, यहाँ फरवरी के कुछ दिन है और अप्रैल के कुछ दिन है। अप्रैल के कितने हैं 28, 58 दिन तो ये हो गए। अब 14 फरवरी से काउंट कर रहे हैं हम 2023 वाली, तो फरवरी में होते हैं 28 दिन, राइट, फरवरी में होते हैं 28 दिन। 14 फरवरी से हमें शुरू करना है, तो ये टोटल कितने दिन हो जाएंगे 15 दिन ये लगेंगे। इसमें 15 ऐड कर दो तो देखो 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 3, बन गए पूरे 73 दिन। तो ये आप याद रखो कि ये 73 या 73 के मल्टीपल में कुछ दिन बनेंगे। और जब 73 दिन हो गए, हमसे साल में काउंट करोगे तो साल में कितने दिन होते हैं 365। साल में कितने दिन होते हैं 365। 365 में से आपको सिर्फ 73 दिनों का ही ब्याज देना है। यानी कि आप कहोगे सर हमें ब्याज देना है 1.5 ईयर का। कितना ब्याज देना है 1.5 ईयर का। किस पे देना है 2000 रुपए पर। कितने रेट पर देना है 6.5%। अब रेट है 6.5% वार्षिक और ब्याज देना है आपको सिर्फ 1/5 ईयर का। तो इसको भी काट दो, 13 पंजे 65 आ गया, यहाँ से ये 1.3 आ गया। ठीक है, 1.3% निकालना है आपको। अब 2000 रुपए का 1.3% आप निकालोगे तो इससे तो एक जीरो ही कट जाएगी, 3 0 से 3 0 खत्म और 13 दुनिया आंसर आ जाएगा 26। बस 26 रुपए का आपको ब्याज देना है। ये बात समझ में आई क्या भाई। ये जो समय आया है 1.5 ईयर, इसको जब आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.3% का ब्याज देना है। कितने रुपए पर 2000 रुपए पर। 2000 का 1.3 निकालना है जो कि आ गया 26। इजी सवाल था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर आएंगे।
अगला सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 121 टू 25, व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो कंसेप्ट है वो समझ लो एक बार। सिमिलर ट्रायंगल में मान लो एक ट्रायंगल है आपका और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ये दो ट्रायंगल हो गए, एक की साइड है x, दूसरे वाले की साइड है y। तो इनका जो एरिया का रेशो आएगा वो इनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इनका जो एरिया होगा वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपको एरिया तो दे रखा है, आपसे पूछिए साइड, तो इसका रूट कर दो बस सीधे सीधे। 121 और 225 का रूट, 121 का हो गया 11 और 225 का हो गया जी 15। ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब है। बोलो समझ में आया क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल पढ़ो। इस सवाल में क्या बोला गया? किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़ के हो गई है 50,000। मतलब कुछ जनसंख्या थी 2016 में, वो बढ़ करके हो गई है 50,000। अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रहती है। यदि ए 2016 की जनसंख्या है, मतलब भाई 2016 में ए जनसंख्या थी, उस पर क्या हुआ, उस पर 6% बढ़ा है। 6% को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/50 फ्रैक्शन वैल्यू में। 50 पर 3 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए 53। फिर 2017 में हो गया ये, तो 2018 में फिर इसी रेट पर बढ़े 53/50 और ये बढ़ करके हो गई है 50,000। ये बढ़ करके हो गई है 50,000। तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? अच्छा आगे भी देख लो, आगे क्या है। आगे बोला गया कि यदि बी जो है 2020 की जनसंख्या है, बी क्या है 2020 की जनसंख्या, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट बताओ क्या होगा, और आपको निकालना है बी माइनस ए की वैल्यू। समझो ध्यान से। आपकी 2018 में कितनी है पॉपुलेशन? 2018 में 50,000। 2018 में 50,000 है, रेट उसी पर बढ़ रहा है 6% के आधार पर ही। तो 2019 में कितनी हो जाएगी कहोगे सर? इसका फिर 53/50 हो जाएगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 2020 में कितनी हो जाएगी कहोगे? फिर इसका 53/50 हो जाएगी। और यही वैल्यू उसने कहा कि यही 2020 की जनसंख्या यानी कि यही बी के इक्वल है। ठीक है, ये बी के इक्वल है। आपको निकालनी है बी माइनस ए। देखना जरा, यहां से ए निकालोगे कैसे होगा? आप कहोगे सर इधर 50 × 50 करो और इसके नीचे 53 × 53 ले आओ। अब ये ऊपर ए की वैल्यू है, नीचे बी की वैल्यू है, आपको इस बी में से ये घटाना है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। यहां से मैं इस बी को हटाऊं क्योंकि ये तो बी की वैल्यू है ना, और यहां मैं इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देता हूं। 50,000 गुणा 50 गुणा 50 और नीचे कितना है 53 गुणा 53। तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 50,000 तो ऊपर से कॉमन ही आ गया भाई। अब अंदर जो बचा है वो बचा है 53 × 53 × 50 × 50। तो भाई इस तरफ जाएंगे, हम कहेंगे ये है 53 की पावर 4। इतना है लगभग 53 की पावर 4। और 53 की पावर अगर 4 है, 53 की पावर अगर 4 है तो कितना जाएगा फिर? तो ये लास्ट में 0 यार है, जो कि सभी ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी यानी कि। देखो कैसे करेंगे अब। यूनिट डिजिट लग सकता है इसमें। देखो 50 ये निकाल लिया मैंने। अब जो 53 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा इसका? अगर आप क्योंकि मैं एलसीएम ले रहा हूँ ना, इसलिए 4 आ रही है निकल के यहाँ से। क्या और कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकती है यहाँ से? 53 नहीं है, 50 नहीं है। पाँच से अगर मैं देखूँ तो 5 से सिर्फ ये एक ऑप्शन नहीं करता, बाकी सारे ऑप्शन 5 से कट जाते हैं। तो 5 का तो हम मल्टीपल नहीं देखेंगे।
लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं इसमें, वो क्या है कि एक तो 53 आ रहा है, एक -50 आ रहा है, और 5 और 3 होते हैं 8। अगर मैं डिटेल सम लगाऊं इसमें तो 8 और 6 14, और एक 15 और एक 16। 8 से कट रहा है ये? 8 से बिल्कुल नहीं कट रहा है। 53 तो नहीं कट रहा। 53 किससे कटता है? 53 किसी से भी नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना और कमेंट में मुझे आंसर बताना, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन करना आप लोग और कमेंट में मुझे आंसर बताना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, सभी बताना मुझे कमेंट करके। ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल में बोला गया कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर। इवन की बात हो रही है। जहां भी आपसे कहा जाए कि ओड नेचुरल नंबर, मान लो आपसे पूछा जाए 5 ओड नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो इसका आंसर सीधे 5 ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 5 इवन नंबर का एवरेज बता दो, तो इसमें एक ऐड कर देना, 5 और 1 6। ऐसे आपसे पूछा गया 91 इवन नंबर का एवरेज, तो एक ऐड कर दो इसमें 92। कैसे? देखो, जैसे जैसे 5 इवन नंबर पूछ रहा है ये, तो 5 इवन नंबर कौन से हो गए? 2 4 6 8 10, यही हो गए ना। इनका एवरेज निकालोगे, इनका बीच का नंबर आएगा ना, तो ये 5 से एक ज़्यादा ही तो है। ऐसे ही जब आप 91 इवन नंबर्स का निकालोगे तो वो भी एक ज़्यादा ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि n ओड नंबर का जो एवरेज होगा वो n ही होगा, लेकिन n इवन नंबर का जो एवरेज होगा वो होगा n+1। समझ गए बात को? नोट कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया कि मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित डाटा के बहुलक का परिकलन करो। क्या होगा बहुलक? देखो, इसका जो बहुलक होगा, जो मोड होगा, मोड क्या होता है? मोड आप देखोगे इसमें भाई, जो नंबर ज्यादा बार आ रहा हो। कौन आ रहा है? 24 1 2 3, 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है। 25 कितनी बार आ रहा है? 25 1 बार 2 बार। 26 कितनी बार आ रहा है? 26 है ही नहीं इसमें, 27 भी नहीं है इसमें, ऑप्शन ही गलत बना रखे है ये। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 24। इस वाले सवाल का सही जवाब होगा 24, सबसे ज्यादा बार आया ये। लेकिन यहां जो ये बोला गया ना मूलानुपाती सूत्र, ये क्या होता है जी? मूलानुपाती सूत्र होता है मोड निकालने का, याद रखना सभी। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। तो इसने सवाल में इसी तरीके से पूछा था, इसके ऑप्शन गलत टाइप हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 24 ना हो, तो जब आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 25। इस वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा 25। ऑप्शन में 24 नहीं होगा, लेकिन जब यहां ऑप्शन में टाइपिंग में 24 कर दिया है तो हम मोड जो देखेंगे तो मोड आएगा हमारा 24 ही, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बार काउंट हो रहा है। समझ आई बात? ध्यान रखना ये बात। ऐसे ऐसे सवालों की वजह से ही फिर एसएससी वगैरह में सवाल गलत निकलते हैं। जैसे आगे देखो, सवाल आगे बढ़ेंगे। किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच में 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिले तो क्यू का हिस्सा बता दो कितना होगा। इस अनुपात में देखोगे यहाँ पी को आर से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? एक हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, इसी एक की वैल्यू है 1500 रुपये। क्यू का हिस्सा पूछा है आपसे, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 थी 4500 रुपये, बस। अनुपात का सवाल था ये, ए ऑप्शन हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे आएंगे भाई, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। ये वाला सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताओ क्या होगी। तो जो भी आयु होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी। सबसे छोटा तो यही है जिसकी यूनिट 2 है। सारे ही ऑप्शन लगभग लगभग 2 के दिखाई दे रहे हैं, ये हट जाएगा सिर्फ, बाकी 2 से कट रहे हैं। तो एक बार चेक करेंगे हम। देखो, 3 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 56 वर्ष है तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल हो गए 56 गुणा 3 हो जाएगी, राइट। और यहाँ टोटल कितना बैठ रहा है? यहाँ बैठ रहा है 7 और 5 12, 12 और 2 14, ये बैठ रहा है जी 14। यानी कि 14 की वैल्यू ही 56 इंटू 3 है। 14 चौके 56 होता है, 4 तिया 12, 1 की वैल्यू हो गई जी 12। आपसे पूछा है कि सबसे छोटे व्यक्ति की वैल्यू बताओ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 साल आ जाएगी आपकी सबसे छोटे की
वर्तमान आयु। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। और ये था आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अपना काम करना, परसेंटेज वगैरह धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे ये सेट बढ़ते रहेंगे, मैं क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ाता रहूँगा एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जैसा लेवल आएगा ऐसे ही सवाल दूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा कि पेपर तो एनटीपीसी ग्रुप डी का है और मैं आपको सवाल दे दूँ जो है आईबी वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, फंस रहे हो आप उसमें। मेरा मेन पर्पज है आपको रिवाइज कराने का। तो आपको ये सेट कैसा लगा आप मुझे लाइक करके वीडियो को ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का हमारा सेशन खत्म होता है, कल हम लोग करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट। जय हिंद एवरीवन।